मैंने रिफ्रैक्शन में लेंसेज से पहले पहले यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक पढ़ के आने को, रिवाइज करने को या लेक्चर देखकर आने को बोला था। जिसने कोई टॉपिक पहले मेरे साथ डिस्कस करना है वो अपने हाथ खड़े कर ले। जो भी उसका पर्टिकुलर डाउट होगा मैं पहले वो क्लियर करूंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चंस के ऊपर जाऊंगा। बट पहले मैं टॉपिक्स डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसका कोई भी टॉपिक, जिसको कोई डाउट या कोई दिक्कत है उस टॉपिक के अंदर। सर वो हाँ जी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला आपने करवाया ना, N1 N2 वाला। तुम्हें हिंदी समझ आती है? क्या बोला मैंने शिवम? मैंने बोला हाथ खड़े कर लो, मैं तुम्हारा नाम लूंगा, फिर तुम बताना तुम्हें कहां पर दिक्कत है और हम डिस्कस करेंगे। आरुषि, तुम्हें कहीं प्रॉब्लम नहीं है? सर है, लेकिन आपसे ट्यूशन एकेडमी आके समझना है। ओके, यहाँ भी समझ लो, वहां भी समझना, क्या पता यहाँ भी कवर हो जाए और वहां पर और अच्छे से बेटर कवर हो जाए। ओके सर। एक बार यहाँ भी समझो, और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि 100% मुझे वो नहीं चीज समझ आई, फिर एकेडमी भी आके समझो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो ये जो बच्चों ने हाथ खड़े किए, मैं एक एक करके जो है उनके जो प्रॉब्लम, जो क्वेरीज हैं वो डिस्कस करूंगा। हाँ जी, माधव और ऋषि, बोलो तुम्हें कहाँ पे और कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सर वो स्पीड वाले नहीं समझ आ रहे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसको हम डिनोट करते हैं एन से। इतना पता सबको? यस सर। यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम वेलोसिटी की टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं? हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली चीज क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये कंपेयर करके बता रहा है कि हमारी जो लाइट की वेलोसिटी है किसी भी मीडियम में, एयर के रिस्पेक्ट में वो कैसे कैसे, मतलब कितना वेरी करेगी। जैसे मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन हमें क्या बताती है कि हमारी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कितने बड़ी है या कितना छोटी है। उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें क्या बता रहा है कि हमारी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम में, ग्लास के अंदर या पानी के अंदर, वो एयर के कंपैरिजन में कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। ज्यादा तो नहीं हो सकती है क्योंकि लाइट की जो स्पीड मैक्सिमम है वो एयर के अंदर ही होती है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं हमें क्या बता रहा है कि जो लाइट की स्पीड है किसी भी मीडियम में वो एयर के कंपैरिजन में कितनी कम है, वो हमें बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेसिक मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बता रहा है कि हमारी जो लाइट की स्पीड है किसी भी मीडियम के अंदर वो एयर के रिस्पेक्ट में कितनी कम है। ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लग जाता है। पहले यहां तक देख लो, इस चीज में किसी को कोई भी प्रॉब्लम जो मैंने अभी समझाने की कोशिश की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में? नो सर। नो। तो अगर मैं लिखता हूं कि लाइट फॉर एग्जांपल जा रही है मान लो एयर टू ग्लास, यहां पर लाइट मान लो जा रही है एयर टू ग्लास, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो जहां पर लाइट जा रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है। लेक्चर में क्लियरली समझाया गया है। तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इसको मैं कैसे लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। सिंपल। एयर में मुझे अगर मान लो पता है 3 × 10⁸ है, ठीक है। अगर मुझे ग्लास में भी पता है 2 × 10⁸ है, तो मैं यहां से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालता हूं तो इट कम्स आउट टू बी 1.5। तुम सब देख सकते हो। अगर मुझे एयर में पता है लाइट की वेलोसिटी, मुझे ग्लास में पता है, तो यहां से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता तो इट कम्स आउट टू बी 1.5। अब ये 1.5 क्या है? ये 1.5 आने का मतलब क्या है? अब मैं इसको लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। तो मैं क्या कहूंगा? वेलोसिटी इन एयर इज 1.5 टाइम्स वेलोसिटी इन ग्लास। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट की जो भी स्पीड एयर के अंदर है वो ग्लास से 1.5 टाइम्स ज्यादा होगी। या यूं कह लो कि लाइट की स्पीड जो भी ग्लास के अंदर है वो एयर से 1.5 टाइम्स कम होगी। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या बता रहा है तुम्हें? वो तुम्हें लाइट की स्पीड को रिलेट करके दिखा रहा है एज कंपेयर टू द एयर, कि लाइट की किसी मीडियम में स्पीड क्या होगी एज कंपेयर टू द एयर। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जरूरी नहीं है कि लाइट हमेशा एयर से ग्लास में जाए या एयर से वाटर में जाए।
हो सकता है जो लाइट है वो ग्लास से वाटर में जाए या वाटर से ग्लास में जाए, मतलब दोनों मीडियम में से कोई मीडियम भी एयर नहीं है, एक मीडियम मान लो ग्लास है, एक मीडियम मान लो वाटर है, तो उस केस में हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नाम देते हैं दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर पानी है, नीचे ग्लास है, ठीक है, तो लाइट जा रही है मान लो वाटर से ग्लास के अंदर, तो अब यहाँ पर कोई भी मीडियम एयर नहीं है, तो यहाँ पर हम अपना टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना यूज करके हम टर्म नया यूज करते हैं दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं कैसे बताऊंगा, मान लो वाटर से ग्लास में जा रही है, तो मेरे लिए कहां इंपॉर्टेंट है, ग्लास में जा रही है, तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि लाइट जा कहां पे रही है, ग्लास में जा रही है। कहां से जा रही है, लाइट जा रही है वाटर से, तो मैं इसको लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या आएगा, नीचे। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अब तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को कैसे लिखते थे? क्या तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को ऐसे लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास? यस सर। अच्छा, सिमिलरली तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये लिखोगे ना बेसिक डेफिनेशन से। तो अगर मैं एनजी की जगह यहां पर लिख दूं वीए अपॉन वीजी, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। और अगर मैं एनडब्ल्यू की जगह लिख दूं वीए अपॉन वीडब्ल्यू, तब भी कोई परेशानी नहीं है। तो यहां से मैं क्या देखता हूं, वीए वीए कट गया, वेलोसिटी इन वाटर ऊपर चला गया, वेलोसिटी इन ग्लास नीचे आ गया। इसका मतलब यहां से क्या समझ आया, इसका मतलब यहां से ये समझ आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखता हूं, मतलब किसी भी मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इट विल बी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब दोनों में से कोई भी मीडियम एयर ना हो, तब हम टर्म यूज करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चंस के अंदर इसकी एप्लीकेशन भी समझ आ जाएगी। और बोलो माधव और ऋषि, क्या पूछना चाहते हो? मैंने तो अपनी तरफ से समझा दिया है, बट तुम्हारा डाउट तुम्हें बेटर पता है, बोलो क्या समझना चाहते हो? सर जब जो लाइट है वो वाटर से ग्लास में एयर में जाएगी, हाँ, तब तो वाटर relative- से एयर में जाएगी। हाँ बोलो बोलो। तब सर रिफ्रैक्टिव रिलेटिव वाला होगा कि नहीं होगा? हाँ तो होगा, तब रिलेटिव क्यों होगा, जब एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे सिंपल। नहीं सर, अगर एयर से लाइट, ग्लास में नहीं आ रही, ग्लास से एयर में जा रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मीडियम एयर है ना, हाँ जी। तो फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म यूज करेंगे। अगर दोनों में से कोई भी मीडियम एयर ना हो, एक ग्लास हो, एक वाटर हो, या कोई भी ग्लिसरीन हो, अल्कोहल हो, एयर नहीं होना चाहिए, तो फिर हम टर्म रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं। ठीक है सर। और बोलो। बस सर, थैंक यू। हाँ जी दिशा। हाँ जी बोलो दिशा। सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स था सर, उसमें मुझे बस ये पूछना है, हम पहले मीडियम कौन सा लिखेंगे? जैसे तुम अगर लाइट कहां पर, फॉर एग्जांपल तुम्हारी लाइट मान लो जा रही है, यहाँ पर अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पर मान लो ग्लास है, Yes. तो तुम्हारी लाइट जा कहां पे रही है, ग्लास में जा रही है, तो पहले तुम चरणों में लिखोगे ग्लास, मतलब जहां पे लाइट जा रही हो, तो हम वो पहले लिखेंगे नीचे, और फिर विद रिस्पेक्ट टू ठीक है, क्या आ जाएगा, ठीक है। अल्कोहल। और इसको मैं वेलोसिटी की टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अल्कोहल अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर मान लो लाइट तुम्हारी उल्टा जा रही होती, मान लो ग्लास से अल्कोहल में जा रही होती, यहां से ऐसे जा रही होती, फिर मैं लिखता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव मतलब ग्लास, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन अल्कोहल। यस सर। और बोलो दिशा। बस सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव में था। हाँ जी जन्नत, तुम बोलो। सर रिफ्रैक्टिव में था पर वो क्लियर हो गया। हाँ जी अगम। सर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन सर वो है नहीं सिलेबस में। और बोलो। और सर एक सर ये वाले 5000 क्वेश्चन कैसे टाइप के आएंगे सर, एक वो भी बता दो। किसके क्वेश्चन कैसे टाइप किए? सर ये जो भी आपने बताया
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके लिए तुम्हें अलग से प्रॉब्लम्स दे रखी हैं बुकलेट के अंदर, वही तो बोला था करके आने के लिए। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही है, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर योर डाउट्स गेट्स ओवर। क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करना है वही हम सीखेंगे, यही क्वेश्चन मैंने करके आने के लिए बोले थे। तो क्वेश्चंस दे तो रखे हैं तुम्हें 18 क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। हाँ जी मयंक। सर जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो सर हाँ। वो कांस्टेंट क्या है वो नहीं मेरे को समझ वो आया। कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब वो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हर जगह वैल्यू सेम ही रहेगी उसकी? अगर डिपेंड करता है ना, अगर लाइट एयर से ग्लास में जा रही है या ग्लास से वाटर में जा रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सेम रहेगी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अगर ग्लास वाटर से अल्कोहल में चले गई तो चेंज हो जाएगी वैल्यू। ठीक है सर। ठीक है ना, तो वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर मीडियम सेम रहेगा तो डेफिनेटली वैल्यू भी सेम रहेगी। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके सर। हाँ जी अंबर। सर जो आपने बताया था कि लेटरल शिफ्ट जो फैक्टर होते हैं उससे चेंज होती है, हाँ तो उसके अंदर वो थिकनेस से कैसे चेंज होती है? बेटा वो तो एक्सपेरिमेंटली करके देखा जाता है ना कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब लाने से भी वो बढ़ती है, वो तो एक्सपेरिमेंटली लैब में करके देखा जाता है और फिर उसको फैक्टर में हम लिख देते हैं। ओके सर। और सर ये साइनर ओवर नहीं साइनर ओवर साइनर वाला अलग अलग हाँ। मीडियम में डिफरेंट कैसे हाँ होता है? डिफरेंट होगा, डिफरेंट। अरे यार साइन है अपॉन साइन आर हमेशा एक वैल्यू। अब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 ले रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा ना। लाइट अल्कोहल में जा रही है तो अलग से बेंड होगी, लाइट वाटर में जा रही है अलग से बेंड होगी, लाइट किसी में भी जा रही है अलग से बेंड होगी, तो इससे वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। अगर मीडियम चेंज करते रहोगे तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। बट किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, मान लो एयर वाटर, वाटर ग्लास, ग्लास अल्कोहल, किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट होगी। सिंपल। ओके सर, बस हाँ जी नेहा। सर हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही था। हाँ जी अंबर, ओ सॉरी अंबर कह दिया, सानिया जिंदल। सर कंक्लूजन्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंक्लूजन में मैंने क्या बताया कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इसका मतलब लाइट की स्पीड उस मीडियम में उतनी ही कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या है कि उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रही है। उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन से हमारा मतलब क्या है कि उतनी ज्यादा लाइट की स्पीड उस मीडियम में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब वो मीडियम डेंसर है। अगर मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मान ले, ग्लास का हम मान लो 2, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, वाटर का हम मान लो 3, तो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज को देखकर ये बताया जा सकता है कि इनमें से कौन सा डेंसर होगा, कौन सा रेयर होगा। अगर मैं एयर और ग्लास को देखूं तो ग्लास डेंसर होगा, एयर जो है रेयर होगा। अगर मैं ग्लास और वाटर को देखूं तो ग्लास रेयर होगा, वाटर डेंसर होगा। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना मीडियम की डेंसिटी भी ज्यादा होगी, और जितना मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी लाइट की स्पीड उसमें कम होगी। अगर मैं दो वैल्यूज देकर पूछूं कि दोनों में लाइट की स्पीड किस में ज्यादा है तो मैं बोलूंगा ग्लास में ज्यादा है। अगर मैं एयर और ग्लास में कंपेयर करूं तो क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। तो ये कंक्लूजन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालते हैं उससे क्या क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा आएगा उस वो मीडियम उतना ही ऑप्टिकली डेंसर होगा, जो जितना ऑप्टिकली डेंसर होगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी और उतनी ज्यादा रिफ्रैक्शन होगी उस केस में। ओके सर। हाँ जी बोलो अंबर, तुम्हारा हाथ दोबारा खड़ा हुआ है। सर जो अगर सेम मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हो सकता ना? सेम मीडियम है फिर तो, अगर लाइट एयर से एयर में ही जा रही है फिर क्या चेंज होगा, फिर रिफ्रैक्शन थोड़ी होगी। रिफ्रैक्शन तभी होती है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। पर सर उसका फॉर्मूला जो होता है उससे हम 1 नहीं कर सकते उसे इक्वल? 1 के इक्वल ही होएगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 के इक्वल ही होएगा, सेम ही रहेगा। ओके सर। हाँ जी आरुषि तुमने हाथ नीचे भी कर लिया, अब तक मैं पहुंचा ही नहीं था तुम तक। तो सर मेरे को तो स्नेल्स लॉ समझना है, वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ट्यूशन आके समझा जाएगा, अकेडमी आके समझा जाएगा। हाँ जी माधव बोलो। नहीं सर वो पहले से ही खड़ा है, समझ लिया सर। ओके
हाँ जी, तो अब ये क्वेश्चंस ट्राई कर लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तुमने? यस सर। तो बोलो कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें? बोलो बोलो अपने डाउट, जिसको डाउट्स देने पहले हाथ खड़े कर लो। वो सर एट्थ वाला, एट्थ क्वेश्चन। मैंने बोला जिसने डाउट्स देने हैं वो अपने हाथ खड़े कर लो। हाँ जी मृगाक्षी, तुम बोलो अपने क्वेश्चन जो तुम्हारे डाउट्स हैं। So question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं जी। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है अ जार 15 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप इट बॉटम्स अपीयर 12 सेंटीमीटर बिलो। एक्चुअल में उसकी जो डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर है, बट रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें दिखाई दे रही है 12 सेंटीमीटर। और हमने पढ़ा ही है कि रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो पूल है इट अपीयर्स टू बी लेस डीपर। तो रियल डेप्थ कितनी है? 15, एपरेंट डेप्थ कितनी है? 12। तो यहाँ से बड़े आराम से 3 5 15, 3 4 12, मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई 5/4। मृगाक्षी Okay, sir. नेक्स्ट बोलो। So, wait a second. एक सेकंड क्या, बंदा अपने डाउट्स लिख कर बैठता है, एक सेकंड क्या दूसरा होता है सेम ही इसमें? है क्वेश्चन सर, वो हो जाएगा। हाँ जी दिशा। सर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम 1 टू डेंसर मीडियम 2। तो लाइट एक मीडियम 1 से लाइट ट्रेवल कर रही है मीडियम 2 में, रेयर से डेंसर जा रही है लाइट। ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर 45 एंड 30। तो लाइट ऑब्वियसली जा रही है यहाँ पर रेयर से डेंसर, तो रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। तो ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कैलकुलेट करना है। तो इट विल बी व्हाट? n2 अपॉन n1। n1, यस। ठीक है, तो यही किसके बराबर होएगा? इट विल बी इक्वल टू sin i अपॉन sin r। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। तो sin ऑफ 45 अपॉन sin ऑफ 30। sin 45 की वैल्यू पुट कर दो, sin 30 की कर दो, आंसर आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है? 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये मैं बता देता हूं, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 जो भी होगा इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब sin 45 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 45? 1/2। 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? 1/2। sin 30 भी 1/2 Sin 45 1/√2 और sin 30 1/2, यानी 1/√2 इंटू 2। तो मैं लिख सकता हूँ 1/√2 इंटू √2 अपॉन √2, यानी मेरा आंसर क्या आ गया? √2 फर्स्ट पार्ट का। तो सेकंड का क्या होएगा? 1/√2 रेसिप्रोकल। Yes. दिशा यस सर, समझ। नेक्स्ट बोलो। सर सर 6th क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट, ये नहीं करना है इसमें, तुम सिर्फ साइन आर की वैल्यू निकाल सकते हो, आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो तो ये अभी 10th क्लास में नहीं है, इसमें साइन इनवर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं निकालना, कैलकुलेट द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो तुम निकाल सकते हो सिंपल साइन आई अपॉन साइन आर से। ठीक है सर। नेक्स्ट बोलो। सर बस यही थे। हाँ जी माधव। सर 4th और 8th। कह रहा है हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस अ 2 mm थिक ग्लास पेन इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मुझे दे रखा है 3/2, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास? Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3/2। तो वेलोसिटी ऑफ एयर की वैल्यू तो हमें पता ही है कितनी होती है, 3 × 10⁸. क्या यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ग्लास निकाल सकता हूँ मैं? दैट विल बी 2/3 × 3 × 10⁸. यस और नो? Yes, sir. तो ये मेरे पास आ चुकी है वेलोसिटी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी लाइट की ग्लास में वेलोसिटी कितनी आ चुकी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
कह रहा है लाइट को ना एक थिक ग्लास पेन को क्रॉस करना है। मान लो ये इतनी मोटी है ग्लास पेन, ये उसकी मोटाई है, ये उसकी मोटाई है, कितनी दी हुई है 2 mm दी हुई है। 1 mm कितने मीटर होता है 10⁻³ तो 2 mm कितने मीटर हो गया 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ लाइट को यहां से ट्रेवल करना है, इसके थ्रू ट्रेवल करना है लाइट को। तो इसका मतलब जो चौड़ाई है विंडो पेन की, वो लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उतना। जो इसकी चौड़ाई है विंडो पेन की, तो लाइट के लिए वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। यानी लाइट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2 × 10⁻³ मीटर। लाइट की ग्लास में वेलोसिटी कितनी है 2 × 10⁸ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मुझे टाइम ही निकालना है इस क्वेश्चन में। डिस्टेंस मेरे पास आ गया, जो थिकनेस है, वेलोसिटी मैं निकाल चुका हूँ लाइट की ग्लास में। अब मुझे क्या निकालना है इस फॉर्मूले को यूज करके टाइम निकालना है। हाँ जी माधव ऋषि तुम्हारा डाउट था, मुंह से बोल भी लो, अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो बोल दो, समझ आ गया तो बोल दो। आ गया सर समझ, वो एक्चुअली आवाज क्लैश करती है सर, इस कारण वो। नेक्स्ट बोलो कौन सा था तुम्हारा डाउट, नेक्स्ट बोलो। कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.47, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.51। हाउ मच फास्टर डज द लाइट ट्रेवल इन ग्लास देन इन डायमंड। तो हम क्या निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन ग्लास। तो 2.47 अपॉन 1.51, इसको डिवाइड कर लो कितना आ रहा है 1.63 1.63। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी इक्वल टू 1.63 आ रहा है। यस मेरा तो यही है। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो 1.63 आ रहा है, इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड। यस सर। यानी ग्लास के अंदर जो वेलोसिटी है वो डायमंड के 1.63 टाइम्स ज्यादा है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास is 1.63 times more as compared to velocity of light in diamond. ओके सर। यस हाँ जी नेक्स्ट है मृगाक्षी और दिशा, हाथ नीचे भी कर लो अगर डाउट क्लियर हो चुका है तो। वंशिका बोलो कौन से क्वेश्चन में डाउट है। सर 14th question, what is the real depth of the swimming pool when its bottom appears to be raised by 1 meter। तो मान लो रियल डेप्थ उसकी x है, ठीक है, तो हमें 1 मीटर ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी एपरेंट डेप्थ कितनी हो जाएगी x - 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है कितना 4/3, रियल डेप्थ हमने मानी है x, एपरेंट डेप्थ कितनी होगी x - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से x आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट बोलो वंशिका। सर बाकी हो गई। हाँ जी राघव। हाँ जी राघव बोलो अपना डाउट। सर हो गए क्लियर। हाँ जी प्रियांशी। हो गए सर। हाँ जी लवन्या। सर बीच में कवर हो गए। हाँ जी जन्नत। सर 13th क्वेश्चन में कह रहा है वाटर अपीयर्स टू बी 4 मीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अगेन मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, रियल डेप्थ मुझे निकालनी है x और एपरेंट डेप्थ हो जाएगी 4 मीटर। रियल तो 16/3 आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी 16/3। हाँ जी एक आरुषि को स्नेल्स लॉ समझना। आरुषि और क्या समझना तुमने? बस सर स्नेल्स लॉ समझना। बस स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं तुम्हें वो नहीं समझ आया? हाँ जी। और कुछ नहीं बस। हाँ जी पार्थ तुम्हें कुछ समझना है? नहीं सर। तुम्हें आ गया समझ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक? यस सर। हाँ जी काशिका तुम्हें कोई टॉपिक समझना है? हाँ जी किसी और को कोई टॉपिक समझना है? नो सर। नो सर। ठीक है जी।
तो कल मैं बुलाऊंगा, आज तो मैं नहीं बुलाऊंगा, कल मैं बुलाऊंगा। तो कल तुम आरुषि मेरे पास 6 बजे आ जाना इस टॉपिक के लिए। सर सैटरडे आ जाऊं क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं। बेटा शाम को 6 बजे तो पेपर नहीं होता कोई, आधा घंटा सर लगेगा सिर्फ। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार वो डिले हो गया तो इट विल बी डिलेड फॉर एवर। जो चीज सर डाउट हो उसे उसी टाइम खत्म कर देना चाहिए। मैं आज ही कर देता खत्म, बट आज आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू टेक योर डाउट्स, तो इसलिए मैं तुम्हें कल का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ हाफ एन आवर की बात। सर मेरे को भी एक बार स्नेल्स लॉ समझना। सर हाँ, हम तो कल तुम आ भी 6 बजे सकते आ हैं। जाना। ओके सर। हाँ, जिसने ओके। स्नेल्स लॉ समझना है 6 बजे आ जाना। मतलब मुझे अभी बता दो ना, फिर मैं उसी हिसाब से देखूं कितनों ने समझना है। तो 3 बच्चों ने नाम दिए, 4। सर मैंने भी आना है, दिशा ने। ठीक है, और सर कोई है? जन्नत। सर यशिका। ठीक है, सर मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, बस आ जाना कल 6 बजे। तो अब तुम लेंसेज शुरू करोगे। लेंसेज के न्यूमेरिकल्स और मिरर के न्यूमेरिकल्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, तुम जानते हो। लेंस फॉर्मूला में बस, जहां पर मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u था, यहाँ पर 1/v माइनस 1/u 1/f है। जहां वहां पे मैग्निफिकेशन hi/ho और माइनस v/u था, यहाँ पर hi/ho और v/u है, यानी माइनस नहीं है। तो पहले तुम्हें रे डायग्राम्स बनाने हैं आज, रे डायग्राम्स बनाने हैं कन्वेक्स लेंस के, ठीक है। और उसके बाद रे डायग्राम्स बनाने के बाद तुम्हें जो है न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, लेंस फॉर्मूला देखना है। यानी कल मैं डाउट्स लूंगा अप टिल द ये रे डायग्राम्स वगैरह सारे बना लेना। जिसको डाउट होगा कल 6 बजे आना ही है, रे डायग्राम का पूछ लेना, कोई भी डाउट होगा कन्वेक्स या कनकेव में। उसके बाद हाँ जी, कल मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा कन्वेक्स लेंस की और कनकेव लेंस की। कल मेरे 2 टॉपिक होंगे डिस्कशन के, कन्वेक्स लेंस की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कनकेव की। रे डायग्राम्स प्रैक्टिस करने के बाद, लेंस फॉर्मूला देख लेने के बाद तुम्हें ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने, जो कि बिल्कुल सेम है मिरर की तरह, वही सेम केसेस हैं, वही सब कुछ सेम है, बस साइन कन्वेंशंस जो है वो अलग होंगी। तो मैं काम देके जा रहा हूँ, जिसका हो जाएगा कल आ जाना। मैंने आज भी डाउट्स लिए, मैं कल भी डाउट्स लूंगा, ठीक है। अब जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, जो नहीं पढ़ना चाहता नमस्ते मेरी तरफ से। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज शायद मैं आज अगर ठीक नहीं हूं तो उसका कारण कहीं ना कहीं तुम ही हो, ठीक है ना। मेरे को तो डॉक्टर ने बोला है कि कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, तो मैं तो अब स्ट्रेस नहीं लूंगा। मैं बहुत लेकर देख चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे स्ट्रेस लेने से या ना लेने से। जब तुम्हें स्ट्रेस लेना होगा अपने आप ले लेना। मैं उनके लिए रोज आऊंगा जो मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी पे चलूंगा, इलेक्ट्रिसिटी के बाद ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के बाद मैग्नेटिक। रोज के मैं टॉपिक्स करवाता रहूंगा और मेरी तरफ से सिलेबस डन है। टेस्टिंग होती रहेगी, मार्क्स भेजता रहूंगा। पेरेंट्स को अगर देखना है तो ठीक है, पेरेंट्स को नहीं बात करनी तो भी ठीक है। मैं बहुत क्लियर हो चुका हूँ। बस मैं नहीं कहना कि तुम क्लास में नहीं आए, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। छोटे बच्चे नहीं हो तुम, दूध पीते हो कि तुम्हें रोज एक चीज समझाई जाए। अब मैं समझा चुका हूँ, बहुत मैसेजेस भेज दिए, बहुत। तुम्हें पढ़ना होगा तो देख लेना, नंबर लेने होंगे तो देख लेना। मेरी तरफ से अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मार्क्स भेजता रहूंगा। पेरेंट्स को पता लगता रहेगा क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं है। पेरेंट्स देख लें, जो उन्होंने करना है वो अपने आप देख लें उस चीज को। ओके बाय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर क्वेश्चंस कितने करने हैं? सारे करने हैं। ओके सर। हाँ 20 क्वेश्चन इसके हैं, 24 क्वेश्चन इसके हैं। नहीं सर, एक के 34 है, एक के 21 है। तो सिर्फ कन्वेक्स वाले कर लेना कल। ओके सर। ओके।